स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके सामने पाठ 16 वसंत बुक का हिंदी कक्षा 8 का पाठ 16 पानी की कहानी लेकर आए हैं। तो ये जो पानी की कहानी है, ये रामचंद्र जी द्वारा लिखित पानी की कहानी है। हम आपको एक चीज़ बताई है कि जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो पानी ने कैसे अपना जीवन जिया, कैसे कैसे पानी ने अपनी जो है कहानी बनाई, वो इस कहानी में आपको हम बताएंगे कि कैसे बूंद बूंद से पानी बनता है। और एक बूंद हमारे लिए अगर हम बूंद बूंद को इकट्ठा करते हैं तो कैसे हमने जल भरा, कैसे आपने बहुत सी कहावत भी सुनी होगी कि बूंद बूंद से सागर भरता है, जल ही जीवन है। तो ये बहुत सी बातें हैं जो आती हैं आप सबके सामने। ये जो पाठ है बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ है, क्योंकि ये एक विज्ञान संबंधी विषय है। पानी जो है, अब जैसे बूंद बूंद से जो है पानी बना, तो ये एक विज्ञान से संबंधित पाठ है जिसको लेखक ने बहुत ही रोचक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, आप इसको खूब अच्छे से ध्यान लगाकर सुनना, ही पानी की कहानी। तो हम शुरू करते हैं पाठ 16 पानी की कहानी, रामचंद्र जी द्वारा लिखित। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरककर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई भी नहीं था। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिलकर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे रहा न गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। जानता हूँ, मैंने कहा। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। मालूम है, मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है। तो बच्चों, एक आदमी जो है वहाँ से जा रहा था पेड़ के नीचे से, तो क्या हुआ कि अचानक उसके हाथ पर एक बूंद गिरी। तो वो देखने लग गया कि बूंद कहाँ से आई। तो उसने देखा कि पेड़ पे से एक बूंद गिरी है, और इतने में क्या हुआ कि एक और बूंद उसके हाथ पर गिर गई और वो उसकी हथेली पर आ गई। बाजू पे से उसके हाथ से हथेली पर आ गई, और वो जो है आपस में बात करने लगी और उसको बोलने लगी कि सुनो सुनो। तो उसने सोचा कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। तो बाद में उसने देखा कि उसकी ये काल्पनिक बात है। ये जो कहानी है, ये ब्रह्मांड में कैसे हुआ। आपको पता है ये ओस कैसे, आपने सर्दियों में देखा होगा कि जब आप सुबह उठते हो तो घास गीली होती है और पत्तों पर छोटी छोटी बूंदें होती हैं। ये सब कहाँ से आती हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। वही ओस की जो बूंदें हैं, जब आप किसी भी पेड़ के नीचे से जाते हो तो आपके हाथ पर गिरती हैं। आपने देखा होगा कि फर्श, अगर कोई वहाँ से नहीं भी गुजरता तो जब थोड़ी सी धूप आती है तो वो जो बूंदें हैं वो ज़मीन पर गिर जाती हैं, तो वो जगह जो है वो गीली हो जाती है। तो बच्चों, यह सब आपने अनुभव किया होगा कि थोड़ी सी ही
रोशनी से यह बूंदें जो हैं पृथ्वी पर गिरती हैं। तो अब वो बूंदें जो हैं उस व्यक्ति से बात कर रही हैं कि सुनो सुनो, हम बोल रहे हैं और हम जो हैं वो बेर के पेड़ पे से आए हैं। तो उसने क्या कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, बेर के पेड़ पर क्या पानी का फव्वारा लगा हुआ है जहां से तुम आई हो? तुम तो झूठ बोल रही हो। आगे देखते हैं, आगे क्या है। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती रह फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। तो बूंद क्या है, फिर उसको बोलने लगी। उसको दुख हुआ कि इस व्यक्ति को मेरी बात का विश्वास नहीं है कि मैं पेड़ पे से गिरी हूँ। तो उसने क्या कहा कि मैं बहुत दिनों से इस पेड़ के पास की भूमि में जो है वो इधर उधर घूम रही थी और अपने कणों को ढूंढ रही थी कि एकाएक पकड़ी गई। तो उसने कहा कैसे, मुझे बताओ। आपको बच्चों पता है कि जब ये जो पृथ्वी पर पानी है ये वाष्प बनकर ऊपर जाता है और फिर बारिश के रूप में, ओस के रूप में ये दोबारा से पृथ्वी पर आता है, तो ये पानी का चक्र जो है ऐसे ही चलता रहता है। तो यह उसी से संबंधित है। अब आप देखें आगे क्या होता है। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो बच्चों, वो जो पानी का कण है वो कैसे उस व्यक्ति को अपनी व्यथा बता रहा है कि ये जो तुम पेड़ देख रहे हो ना, ये बाहर से ही इतना बड़ा नहीं है, ये अंदर भी इतना ही बड़ा है। तो जो जल की बूंदें, जैसे पानी को, पेड़ों को पानी दिया जाता है, तो आप पेड़ों को पानी भी देते हो, खाद भी देते हो, तभी इतने बड़े होते हैं वो पेड़ पौधे। तो वो कह रहे हैं कि जितनी ज़रूरत उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार उस पेड़ को जल चाहिए होता है वो ले लेता है, बाकी क्या करता है वो पृथ्वी से एकदम बाहर वो हो जाता है। तो ऐसे ही उस पेड़ ने बताया कि मुझ जैसे बहुत से जल कण ऐसे हैं जो बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेता है, और कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाता है। एकदम खा जाता है मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। पेड़ों को भी तो पानी चाहिए होता है ना, जैसे आपको पानी चाहिए ऐसे ही पेड़ों को भी पानी चाहिए, और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। और फिर वो क्या कहता है कि औरों का वो क्या करता है, सब कुछ छीनकर उसे बाहर निकाल देता है। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। यह बात सुनकर उस व्यक्ति का क्रोध से, गुस्से से, और मतलब उसको अच्छा नहीं लगा ये सब सुनना, उसका शरीर एकदम कांप गया। तुम आगे देखो बच्चों, तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। तो क्या हुआ, तो वो व्यक्ति जो है उस पानी की कण का क्या है, बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा कि हमारे जो बहुत से बंधु हैं उन्होंने क्या किया है, अपने प्राणों का नाश किया। नाश कैसे किया? अब पेड़ को जितना जल चाहिए था उसने ले लिया, तो जितना उसको नहीं चाहिए था वो उसने बाहर कर दिया। बाहर से वो क्या होता है, जल जो है वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है। वो व्यक्ति बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था। आगे देखो। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई।
तो क्या हुआ, पानी के कण ने क्या बताया कि मैं तो भूमि के खनिजों में, आपने साइंस में पढ़ा है कि हमारी जो पृथ्वी के अंदर है बहुत से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये पानी के कण जो हैं खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद ले रहे थे कि इतने में दुर्भाग्यवश से क्या हुआ, एक रोया मेरे शरीर से छू गया, कुछ उसके शरीर को कोई खनिज टच कर गया, छू गया, और वो उससे डर गई और उसने भागने का प्रयत्न किया, लेकिन वो भाग नहीं पाई और उसको पकड़ लिया। और फिर क्या हुआ, देखो आगे आप पढ़ो। मैंने पूछा, मेरी उत्सुकता बढ़ चली। फिर उस व्यक्ति ने उसको फिर ये जो बातें हैं सुननी बहुत पसंद आई, तो उसने पूछा अब बताओ क्या हुआ। तो देखो बूंद, पानी की बूंद क्या कह रही है, मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे की को खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया, उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। तो क्या हुआ, उसको ऐसे लगा कि उसको किसी कोठरी में बंद कर दिया है और कोई उसको पीछे से धक्का दे रहा है, कोई उसका आगे से हाथ पकड़कर खींच रहे हैं, किस लिए कि वहां पर एक और बूंद को लाना था। तो इसलिए उसको ऐसे लग रहा था कि कोई आगे से उसको खींच रहा है और कोई उसको पीछे से धक्का दे रहा है। ये एक स्थान, जैसे वो बता रही है कि उसको वहां पर एक और स्थान बनाने के लिए ये सब हो रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर खींच रही थी, तो जिसके कारण क्या है कि वो उन दोनों के बीच में पिस रही थी। आगे देखिए, मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसत भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने का पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो मेरे जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए मैं तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। तो बच्चों, पानी की बूंद ने क्या कहा, पानी की बूंद ने कहा कि 3 दिन तक ये सब चलता रहा। मैं सांस लेने के लिए ही वो और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने के लिए क्या करा उसने सोचा कि मैं वहां से भागूं और पत्तों पर बैठ जाऊं, ताकि जब सूर्य की जो तेज धूप है वो वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाएगी। तो जो अब आपको समझ आया बच्चों, वाष्पीकरण, ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये विज्ञान से संबंधित चैप्टर है। तो इसमें क्या है कि जैसे आपने सुना है वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी ऐसे ही होती है ना कि हम सूर्य की तेज रोशनी पानी को भाप बनाकर ऊपर ले जाती है और फिर ऊपर जब खूब जल इकट्ठा हो जाता है तो नमी पैदा हो जाती है और फिर वही जल बारिश के रूप में और उसके रूप में वापस पृथ्वी पर आ जाता है, जैसे बर्फ बन जाती है। और ये सब जो है ये साइंस का ही विषय है। तो साइंस का विषय है, इसको लेखक ने बहुत ही अच्छे ढंग से एक मतलब बूंद का है जो वो पेड़ों में कैसे बूंदे हैं जो अपनी जीवन गाथा आपके सामने सुना रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से वो पत्तों पर पहुंची कि भाई अब सूर्य होगा तो मैं वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाऊंगी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही वो बाहर आई तो रात हो चुकी थी, सूर्य देवता जा चुके थे। तो अब उसने कहा कि अब तो मैं यहाँ से उड़ भी नहीं सकती। तो उसको बहुत ही दुख हुआ और वो अपने भाग्य को
कोसने लगी और फिर वो पत्तों पर ही पड़ी रही। जब उसने देखा कि वो व्यक्ति वहां आया तो उसको लगा कि अब मेरी शायद रक्षा हो जाए, तो वो उस पत्तों पर, उस व्यक्ति के हाथ पर कूद पड़ी। तो समझ आया बच्चों आपको ये पहरा? आगे देखिए। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें छू ना सकेगा। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य ना निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। तो क्या हुआ, वो व्यक्ति जब उसकी भावपूर्ण कहानी को सुन रहा था तो उसने बोला कि जब तक तुम मेरे पास हो तुम्हें कोई भी छू नहीं पाएगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो क्या हुआ कि तब उसने क्या कहा कि बूंद ने कि भैया इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम तब तक मेरी रक्षा करो कि जब तक सूर्य देवता ना आए। जैसे ही सूर्य देवता आ जाएंगे तो मुझ में जो है उड़ने की शक्ति आ जाएगी। जो मैं उड़ने की शक्ति आ जाएगी, वो भाप बनकर उड़ जाएगी तेज सूर्य की धूप में। तो उसने कहा कि मेरा जो जीवन है वो बहुत सी विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाती हूँ, जिससे क्या है कि तुम ऐसे अपना हाथ सीधा करके और हथेली पर मुझे पकड़कर खड़े हो, तो ऐसे आपके हाथ में भी कोई चीज़ दे दी जाए तो आप उसको पकड़े पकड़े आप कह दोगे कि आप थक गए हो, ये मुझे दर्द हो रहा है, मैं नहीं और पकड़ सकता। अगर आपका ध्यान कहीं और लगा दिया जाए, आपसे हम बातें करने लग जाएं और आपको हाथ में वो चीज़ दी हो, तो फिर क्या होगा, आपका हाथ भी नहीं दुखेगा, आपका ध्यान भी उस चीज़ से हट जाएगा और वो जो चीज़ वस्तु आपके हाथ में है आप उसका अच्छे से ध्यान भी रख पाओगे। तो फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ अपनी आप बीती, जिससे तुम्हारा हाथ भी नहीं दुखेगा और तुम सही हो जाओगे। तो उसने बोला, तो व्यक्ति कहता है, आगे देखिए बच्चों। अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हड्रोजन, हड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजन, और ओशनजन, ओशजन का मतलब है ऑक्सीजन, नामक दो गैसें सूर्य मंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। तो उसने क्या कहा कि बहुत दिन पहले जो उनके पुरख थे, पुरखे मतलब जैसे आप हो, आपके आगे परिवार में माता पिता दादा दादी ऐसे ऐसे परिवार बढ़ता रहता है ना, तो उनको पुरखे बोलते हैं। तो वो क्या थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं दो गैसें सूर्यमंडल में क्या थी, लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। तो बच्चों आपको पता है ना, सूर्यमंडल सूर्य जो है अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काटता रहता है, और क्या होता है आपको पता है, समय समय पर ब्रह्मांड में भी क्या होता है, उथल पथल होती रहती है, जिसके कारण क्या होता है, अनेक से ग्रह और उपग्रह जो हैं हमारे बनते रहते हैं। सूर्य जब पृथ्वी के सामने होता है तो दिन होता है, सूर्य जब पृथ्वी के पीछे आ जाता है तो रात होती है, ये आपको पता है। और हमारे वायुमंडल में बहुत सी गैसें भी मौजूद है, ये भी आप सबने साइंस में पढ़ा होगा। तो ये अब आप देख रहे हो ये साइंस से रिलेटेड कैसे आ गया चैप्टर। अब आप देखो कि कैसे उसने अपना बताया कि कैसे जो है जो उसके पुरख थे वो दो गैसें थी, कौन सी थी वो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आगे देखें। अब उसने बोला कि ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे।
एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था, उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसका महान आकर्षण सूर्य से हमारे उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा ना हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूरी से घूम रहा था, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। तो बच्चों, आपने ये पढ़ा, आपको इसमें क्या समझ आया कि हमारी पृथ्वी कैसे अलग हुई थी, हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ये इसमें बताया गया है। कैसे बताया है कि जो उसके वंशज थे वो क्या थे, वो वहाँ पर बड़ी प्रसन्नता से क्या है, सूर्य के धरातल पर घूमते थे, नाचते थे और बहुत खुश रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन उन्होंने देखा कि एक बहुत तेज जो है प्रकाश पिंड उनको दिखाई दिया, जिससे क्या हुआ, उनकी आंखों में तेज रोशनी आने लगी और उनकी आंखें जो है चुंधियाने लगी। अगर आपकी आंखों पर भी तेज लाइट डाल दी जाए तो क्या होता है कि आपकी आंखें भी जो हैं वो आपको अंधेरा सा आ जाता है, चुंधिया आ जाती हैं, आप आधी बंद करके आधी खोल के देखते हैं। तो ऐसे ही वो उनकी आंखें भी चुंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से कहाँ बढ़ रहा था, सूर्य की ओर। और जैसे जैसे वो उनके पास आ रहा था, उसका आकार जो है वो बढ़ता जा रहा था और वो सूर्य से भी बहुत गुना बढ़ गया था। तो इसकी महान आकर्षण शक्ति से क्या हुआ, सूर्य डर गया, कांप गया और वो क्या हुआ, वो उस ग्रह से टकराकर सूर्य जो है वो चूर्ण चूर्ण हो गया। और वैसे ना हुआ, पर सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसके भीषण जो आकर्षण शक्ति थी वो सूर्य का एक भाग टूटकर क्या हुआ, उसके पीछे की ओर चला गया। और सूर्य से टूटा हुआ भाग जो है इतना खिंचाव वाला था कि वो संभल नहीं सका और वो कई टुकड़ों में टूट गया। और उन्हीं में से एक टुकड़ा क्या हुआ, हमारी पृथ्वी है। तो अब समझ में आया बच्चों कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी। और यह एक प्रारंभ में एक जो है वो बड़ा आग का गोला थी। तो आपको समझ आया हमारी पृथ्वी, आपने साइंस में भी पढ़ा, अब इसमें भी आपने पढ़ लिया, तो आपको समझ में आया कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी। आगे देखिए, ऐसा परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी। तो उसने बोला कि तुम, वो व्यक्ति बूंद से पूछता है कि अब बताओ, ये सब तो हुआ, पर तुम उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी। तो उसने क्या कहा, मुझे ठीक से पता नहीं, हाँ यही सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। फिर उसने क्या बोला कि वैसे तो मुझे ज्यादा नहीं पता कि मैं पानी कैसे बनी, पर जो हमारा ग्रह है, जब वो, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश था उसका तो बहुत तेज रोशनी थी और गोला था, वो जो आग का गोला आया था उसमें तो बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। तो उसने बोला कि तुम कैसे उनसे अलग हुई। तो उसने कहा कि मुझे ज्यादा याद नहीं है, अब आगे देखो। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। तो उसने कहा, क्या कहा कि बहुत, हमारी पृथ्वी को बने हुए कितने साल हो गए, अरबों वर्ष पहले। उसने क्या कहा कि मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। तो उसने क्या बोला कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसने अपना अस्तित्व जो है वो गवा दिया। और तो क्या हुआ, तो वहाँ पर पानी की उत्पन्न हुई, बूंदें उत्पन्न हुई। तो
इससे पानी उत्पन्न हुआ। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी से चारों ओर घूमती फिरती थी। तो उसने क्या कहा कि मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ। तो उसके बाद वो क्या कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। तो उसने क्या कहा कि जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को किस में पाया? ठोस बर्फ। बर्फ जो होती है बच्चों हमारी एक ठोस रूप है, तो उसमें उसने अपने आप को पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। तो उसका शरीर जो भाप के रूप में था वो क्या था? उसका शरीर सबसे पहले भाप रूप में था, जिससे क्या है वो बहुत ही छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। जैसे बहुत से भाग होते हैं तो उसमें क्या है वो पानी की बूंद का कौन सा भाग रह गया था? 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। तो उसने क्या देखा कि उसके चारों तरफ जो उसके साथी थे वो क्या बन गए थे? बर्फ बन गए थे। जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। जब उसने देखा कि उसके चारों तरफ जहां तक वो देख सकते थे पानी की बूंदें, तो उन्होंने देखा वहां पर क्या था? बर्फ ही बर्फ थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर जाता था। आप कभी हिल स्टेशन पर गए हो बच्चों? वहां पर आपने देखा है जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ जमी होती है तो जब सूर्य की किरणें उन पर पड़ती हैं तो वो बर्फ देखने में बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। वो दृश्य बहुत ही सुंदर दिखता है। तो ऐसे ही वो बता रहे हैं कि जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो हमारा जो सौंदर्य है वो बिखर जाता है। बिल्कुल ऐसा ही दृश्य होता है। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। तो वो क्या कहता था? पानी की बूंद क्या कहती कि हमारे बहुत से ऐसे साथी थे जो कि भाई जैसे अब हवा चले तो हवा चलेगी तो वो उड़ेंगे, पिघलेंगे, और उनको ये सब बहुत ही पसंद था। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक, कई लाख, हाँ, चौंको नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। तो बच्चों ये आनंद का समय उस पानी की बूंदों के लिए कितना आनंद का समय था, कई दिनों तक, कई लाख वर्षों तक। तो वो कहती है कि तुम इस बात से चौंको नहीं, क्योंकि मेरे जीवन में 100-200 वर्ष जैसे हम दाल में नमक डालते हैं, इसी तरह से क्या है मेरा जो इस ब्रह्मांड में वो था, वैसे जैसे दाल में नमक होती है वैसे ही पानी की बूंद जो है उसका ब्रह्मांड में समय था। मैंने ऐसे दीर्घ जीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और उसकी बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चुकी। तो क्या हुआ कि वो व्यक्ति जब उससे बातें कर रहा था तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था और उसको लगा कि ओस की बूंद एक दीर्घजीवी है और उसके प्रति उसकी क्या हुआ, वो व्यक्ति की श्रद्धा और बढ़ गई। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसे अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? क्या हुआ? जब वो सब ऐसे बैठकर कहानियां सुन रहे थे तो पानी की बूंदें, तो क्या हुआ कि जैसे ही हवा चली, वो हवा में खेलने की कहानियां सुन रहे थे और अचानक उन्हें ऐसे लगा कि जैसे अब आपको भी मैं पानी की बूंद के बारे में बता रही हूँ, अगर आप उसकी कल्पना करते जाओगे तो आपको भी ऐसे ही लगेगा कि आप पानी की बूंद बनते जा रहे हो, या आप अपने आप को वो व्यक्ति अनुभव करोगे जो पानी की बूंद की कथा सुन रहा है। तो ऐसे ही उनको लगा और उनको लगा कि हम सरक रहे हैं और उनके मुख से क्या हुआ कि हवाइयां उड़ने लगी और वो डर गए कि अब क्या होगा। इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था।
बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल रहे हैं। तो अब क्या है, बहुत दिन तक तो उन्होंने आनंद से काट लिए। अब क्या हुआ कि अब उनको दुख सहने का समय आ गया और वो सहना नहीं चाहते थे। उन्हें जब पता लगा कि हमारे भार से जो हमारे जैसे जैसे ऊपर ऊपर भार बढ़ता जाएगा तो नीचे वाला जो है, नीचे गर्मी होती जाएगी, तो क्या होगा, वो जो बर्फ पिघल कर पानी बन गई और वो अपना ठोस रूप छोड़ चुकी थी और वो नीचे क्या है, तरल रूप से, जैसे तरल शरीर पर उनको ऐसे लग रहा था कि वो फिसल रहे हैं। तो समझ में आया आपको ये कि कैसे जो ठोस रूप है वो जब पिघलना शुरू होता है तो ऐसे ही लगता है ना कि आपके सिर के ऊपर भी एक बर्फ रख दे तो क्या होगा, जब वो बर्फ पिघलनी शुरू होगी तो आपको ऐसे लगेगा आपका शरीर भी पिघलता जा रहा है। तो समझ आ रहा है बच्चों आपको? आगे देखिए, मैं कई माह समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। तो फिर वो पानी की बूंद क्या कहती है, मैं कई महीनों तक तो समुद्र में इधर उधर घूम रही थी। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई, मतलब गर्म पानी से उसकी भेंट हो गई। भेंट हो गई तो क्या हुआ, वो उसको जो धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए उसको उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और वो क्या हुआ, फिर वो पिघल गई और पानी बनकर क्या हुआ, समुद्र में मिल गई। तो जब वो जो बर्फ की बूंदें, बर्फ थी, वो जब किसी भी गर्म उसमें गर्म धारा वो जब उन बर्फ पर आई तो क्या हुआ, वो जाकर समुद्र में बर्फ पिघलकर उस समुद्र में जाकर मिल गई। तो समझ में आया आपको? ये समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। तो क्या हुआ कि जब वो समुद्र में चली गई बूंदें तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ का तो दृश्य ही बिल्कुल अलग था। उसने सोचा कि वहाँ पर मेरे ही बंधुओं का राज्य होगा, परंतु वहाँ पर इसके विपरीत था, क्योंकि समुद्र में बहुत से जीव होते हैं, जंतु होते हैं और समुद्र का जो पानी होता है बच्चों, वो क्या होता है, नमकीन होता है। तो पहले तो उसको वो पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो खारा पानी था। फिर उसका आप जैसे कुछ भी मीठा लेते रहते हो, आप लोग मीठा जल पीते हो, अगर आपको खारा जल पीना लगे तो आपका क्या होगा, आपको जी मचलाना, मतलब जैसे वॉमिटिंग की फीलिंग आने लग जाती है, आपको अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही उस पानी की बूंद को हुआ कि पहले तो उसको वो सब अच्छा नहीं लगा, पर धीरे धीरे फिर उसको वो सहन होना शुरू हो गया। आपको नहीं भी पढ़ा होगा कि जब पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है और फिर जब धूप खिलती है तो वो पानी बनकर नदियों में, समुद्रों में आकर मिल जाती है। तो ऐसे ही ये था। आगे देखिए, एक दिन मेरे जी में आया कि समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। तो अब पानी की बूंद कहती है कि मैं सागर के ऊपर तो बहुत घूम रही थी, लेकिन अब मेरा दिल करा कि इसके अंदर भी जाना चाहिए और इसके अंदर देखना चाहिए कि अंदर क्या है। अब आगे देखिए, मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए और हथों वाली मछलियाँ देखी।
एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्यों से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। तो बच्चों, पानी की बूंद जब समुद्र के अंदर जाने लगी तो उसने वहाँ क्या देखा कि धीरे धीरे रेंगने वाले क्या थे, घोंगे थे, जालीदार मछलियाँ थी, और बहुत भारी क्या थे, कछुए थे, और कई हाथों वाली मछलियाँ थी। और एक मछली तो उसने ऐसी देखी जो मनुष्यों से भी कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे, जो कि अपने हाथों से ही शिकार को जकड़ लेती थी। आगे देखिए, मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी, मैं चौंक पड़ी। जब वो गहराई की खोज में किनारों से दूर होती गई तो उसने क्या देखा, उसने एक ऐसी वस्तु देखी जिससे वो चौंक गई। तो वो क्या चीज़ थी, आगे देखिए। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। तो बच्चों, सूर्य का प्रकाश जहाँ तक जाएगा समुद्र में उतना तो रोशनी होगी। आप नीचे नीचे और गहराई पे जाओगे तो क्या होगा, अंधेरा होगा। तो वो जब खूब अपनी आंखें खोलकर पानी की बूंद देखने लगी तो क्या हुआ, उसकी आंखों में दर्द होने लगा और वो सोचने लगी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा। कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लेकर घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी जिसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाई देती थी। इसका प्रकाश देखकर कई छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थी और जब यह भूखी होती थी तो पेट भरकर उनका भोजन करती थी। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ी तो उसने क्या देखा कि अंधेरा है, अंदर अंधेरा है। तो वो कहती कि अंदर लोग जीव कैसे देखते होंगे। तभी उसने देखा एक बहुत ही सुंदर कोई चीज़ है जो लालटेन लेकर घूम रही है। तो जब वो उसके पास गई तो उसने देखा ये बहुत ही सुंदर मछली थी और इसके शरीर से एक बहुत अच्छी चमक निकल रही थी और जो मार्ग को दिखा रही थी, क्योंकि वो उसका जो प्रकाश था वो चारों ओर फैल रहा था जिससे कि वहां पर प्रकाश था। वो प्रकाश को देखकर बहुत छोटी छोटी मछलियां वहां आ गई और जब उस मछली को भूख लगती थी तो वो उनका पेट भरकर भोजन भी कर लेती थी। तो बताओ, अब वो मछली एक तो प्रकाश दे रही है पर दूसरी जगह जब वो मछलियां देखती थी यहाँ रोशनी है, वो वहां आती थी तो वो उनका अपना भोजन बना लेती थी। आगे देखिए, विचित्र है, जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। इन पहाड़ियों में गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महा आलसी हैं। तो बच्चों, अब आप देख रहे हो यहाँ पर आपको समुद्र के अंदर का दृश्य दिखाया जा रहा है कि समुद्र के अंदर भी कितना कुछ है हमारे। तो अब समुद्र में क्या है, जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो गहराई में तो वहां पर क्या है, जंगल है, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं और गुफाएं हैं, पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं और इनमें जो जीव रहते हैं वो क्या है, अंधे हैं और महा आलसी हैं, क्योंकि उनको तो वहीं पर ही सब कुछ मिल जाता है, इधर उधर जाना ही नहीं पड़ता। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले। तो पानी की बूंद जब ये सब देख रही थी तो उसको इसमें बहुत वर्ष लग गए। तो उसका एक तो दिल करा कि ऊपर चलें, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह है। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। तो उसने क्या बोला कि अब उसका दिल गया कि मैं बाहर आ जाऊं, पर ऐसा कार्य जो करना है वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो वो उसके ऊपर का जो पानी था वो 3 मील ऊपर मोटी तह थी। अब उसने सोचा कि मैं भूमि में ही घुसकर अपनी जान बचाऊं। ये सब उनके लिए एक नई बात नहीं थी, क्योंकि बहुत से जो जलकण हैं इसी तरह ही अपनी जान को बचाते हैं
पर जो समुद्र का जल है वो बहुत ही नीचे गहरा होता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक ही स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक ही स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छुपा है। तो क्या हुआ बच्चों, वो धीरे धीरे अपने भाइयों के पीछे क्या हुआ, चट्टानों में घुस गई और कई वर्षों में कई मील मोटी मोटी चट्टानों में घुसकर पृथ्वी के भीतर जो है वो बहुत से खोखले स्थान निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर उन लोगों ने क्या सोचा कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़े रहना, कुछ कहने लगे कि यहीं पर रहना चाहिए, और कुछ जो उत्साह युवा थे, जो जैसे उत्साही लोग होते हैं, जो युवा होते हैं उनमें बहुत उत्साह होता है, वो कहते हैं कि हम और खोज करेंगे कि और क्या है, पृथ्वी के हृदय में घूम कर देखेंगे कि पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। तो बच्चों, जो आप भी हो, आपको भी हम कोई चीज़ मना करें कि आप यहाँ पे रहो, ऊपर जाना ये है, तो आप क्या करोगे कि नहीं जी, हम तो जाएंगे, हम देखेंगे वहाँ पर क्या है, हम नहीं डरते इन बातों से। तो ऐसे ही कुछ जो पानी की बूंदें थी वो क्या कहती कि हम तो खोज करेंगे और हम ऊपर जाएंगे। आगे देखिए, आप यह दृश्य भी आप देख रहे हैं, घना जंगल और कैसे पानी बह रहा है। तो आगे देखिए, अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। तो जैसे ही वो सब शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर ठोस वस्तु का तो नाम भी नहीं था। वहाँ पर क्या है, बड़ी बड़ी चट्टानें थी, कैसे रंग की, लाल रंग की, पीली रंग की पड़ी हुई थी, और बहुत सी जो धातुएं हैं वो क्या हैं, इधर उधर बहने के लिए उत्सुक हो रही थी। आगे देखिए, इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह पर जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। तो क्या हुआ बच्चों, वहीं पर उनके साथ एक दुर्घटना होते होते बची, और वो क्या था, वो तो बहुत खुश थे और नई खोज के लिए इधर उधर नई खोज को करने के लिए बहुत ही खुश हो रहे थे, और मार्ग को देखे बिना ही वो अंधाधुंध जो है वो आगे बढ़ रहे थे। तो अचानक वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर तापक्रम मतलब टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ऊंचा था। बहुत ऊंचा मतलब वो बर्फ बन जाते। तो ये उनके लिए बिल्कुल भी असह्य नहीं था, मतलब वो सहन ही ना कर पाते। और जो मतलब जो उनके साथी थे वो क्या हुआ, एकदम कांप गए, और देखते ही देखते क्या हुआ, उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। तो ये सब एक दुर्घटना को देखकर क्या हुआ, उन लोगों के जो कान हैं वो खड़े हो गए, और उन्होंने अपने बहुत कुछ ऐसे जो वहाँ पर समझदार पानी की बूंदें थी उन्होंने अपने साथ लिया और एक दूसरी तरफ निकल भागी कि जहाँ पर पानी का तापमान सही हो। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। तो अब वो एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर पृथ्वी का गर्भ जो है हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, तो एक बड़ी जोर से आवाज़ आई। तो देखो वो आवाज़ किस चीज़ की थी, हम बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए। तो क्या हुआ, वो लोग वहाँ से बाहर फेंके और वो ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से भी चौंक पड़े कि अब ये कैसी दुर्घटना हो गई हमारे साथ।
कि हम तो जा रहे थे लेकिन हम बड़ी जोर से फेंके और हम ऊंचे आकाश में चले गए। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही थी। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। तो बच्चों, जब पृथ्वी फटती है तो क्या होता है, जब पृथ्वी में धमाका होता है तो क्या होता है, उसमें से क्या निकला, रेत निकली, धुआं निकला, धातुएं पिघली और खूब लपटें बाहर आई। और यह दृश्य जो था वो देखने में तो बहुत सुंदर था और इसे देखने की उनको क्या हो रहा था, बार बार इच्छा होने लगी। तो ये सब क्या था, ये एक ज्वालामुखी फटा था। जब ज्वालामुखी फटता है तो बच्चों आपको पता है ना, बहुत सा लावा बाहर आता है, धुआं आता है, रेत आती है। तो ये सब चीजें एक ज्वालामुखी के फटने पर ही होती हैं। आगे देखिए, मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। तो उस व्यक्ति ने क्या बोला कि मैं समझ गया हूँ कि तुम ये किसके बारे में कह रही हो, तुम ज्वालामुखी के बारे में कह रही हो। आगे देखिए, हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और बड़ा भाप का बड़ा दिल मिला, एक भाप का बड़ा दल मिला। हम गरजकर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हम में यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती, कभी उधर ले जाती। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। तो उसने क्या बोला, हाँ, तुम लोग उसको ज्वालामुखी कहते हो। पर जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें क्या मिला, एक भाप का बड़ा दल मिला। जब उनको भाप का बड़ा दल मिला तो वो क्या हुआ, वो आपस में गरजकर गले मिले और वहाँ पर उनको एक अपनी पुरानी सहेली क्या मिली, आंधी। वो उसकी जो है पीठ पर बैठ गए और उस पर ऊपर आकाश में घूमते रहे और आनंद लेते रहे। आगे देखिए, बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक गए और एक दिन बूंद भरकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ी पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचली होकर एक और को बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। तो क्या हुआ, वो क्या कहती है कि बहुत से भाप जल कणों में मिलने के कारण वो क्या हो गए, भारी हो गए और नीचे झुक गए। और फिर क्या होता है, जब भाप बनकर आप ऊपर उड़ गए और फिर वो जब भारी हो जाता है ऊपर, तो फिर वो क्या होता है, बारिश के रूप में बूंदे पड़कर वो नीचे आ गए और वो एक पहाड़ी पर गिरी। पहाड़ी पर गिरने पर क्या हुआ, वो अपने साथियों से मिली जो बहुत ही मैले कुचले होकर बह रहे थे। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर कूदने पर क्या हो रहा था, जैसे वो कूद रही थी तो उसको बहुत ही आनंद आ रहा था और वो चीखें मार रही थी। और ये जो आनंद है वो भूले भी भुलाए नहीं पा सकती। आगे देखिए, हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। तो क्या हुआ, वो एक बार बड़ी ऊंची शिखर से कूदी और नीचे चट्टान पर गिरी। तो इससे क्या हुआ, पत्थर जो है वो टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। तो जो यह रेत आती है बच्चों, ये भी क्या है, जब पानी बादल फटता है, पानी बहुत तेजी से गिरता है, तो आपने देखा है ना कि कैसे पत्थर टूटते हैं। बहुत तेज बारिश आने पर भूस्खलन हो जाता है, पहाड़ों का टूटना होता है, चट्टानें गिरती हैं। तो यह सब क्या है, यह सब पानी की बूंदों के कारण ही, वर्षा के कारण ही होता है। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती है। तो वो कहती हैं, जब हम पानी की बूंदे कहती हैं, जब हम अपनी मौज मस्ती में आते हैं, जब खूब तेज बारिश होती है तो क्या है, कठोर से कठोर वस्तु भी जो है उस प्रहार को सहन नहीं कर सकती है। तो बच्चों, समझ आ रहा है आपको ये कि किस तरह से एक पानी की बूंद अपनी कहानी सुना रही है कि कैसे पृथ्वी बनी और उस पर कैसे पानी आया। ये सब आप इसमें पढ़ रहे हो। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए।
तो वो क्या कहती है पानी की बूंद, हम अपनी खुशी में इतने डूब गए कि हम इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसीलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। तो अब क्या था, उस पानी की बूंद की इच्छा क्या हो रही थी कि एक प्लेन भूमि देखे, एक बिल्कुल जो है समतल भूमि वो देखे। तो इस समतल भूमि को देखने के लिए वो एक छोटी धारा में मिल गई। आगे देखें, सरिता के वे दिवस बड़े मौज के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि मैंने अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। तो वो क्या कहती है, सरिता के जो दिन थे वो क्या थे, बहुत ही मज़े वाले थे। हम कभी भूमि को काटते, तो कभी, क्योंकि वो समतल भूमि देखना चाहती थी, तो समतल भूमि को देखने के लिए वो एक धारा में मिल गई थी। तो जो धारा थी वो क्या थी, कभी भूमि को काटती, कभी पेड़ों को खोखला कर देती, तो वो इधर उधर बह रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, बहते बहते वो एक नगर के पास पहुंची। तो उसने देखा कि नदी के तट पर जो है एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है और वहां पर काली काली हवा निकल रही है। तो वो उसको काली काली हवा, बच्चों आप समझ गए कि वो जब बिल्डिंग के पास पहुंची तो उसमें से धुआं निकल रहा था। वो बिल्डिंग किस चीज़ की थी, वो बिल्डिंग कोई वहां पर फैक्ट्री होगी जो जिसकी उसने नदी के तट पर देखी बिल्डिंग, वो फैक्ट्री देखी और उसमें से काली काली हवा जो है वो वायु प्रदूषण हो रहा था। वो फैक्ट्रियों में से गंदा धुआं जो बाहर निकलता है। तो वो उसको देखने के लिए क्या हुआ, वो उसको देखने के लिए आगे बढ़ी तो उसने आगे बढ़ी तो वो क्या था, उसका दुर्भाग्य था। तो जो ही उसके पास पहुंची तो अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। तो क्या है कि जो वो फैक्ट्री है उसका पानी जो है वो नदियों में से ले लिया जाता है ना, तो फिर वो नल में चली गई और कई दिन वो नल में ही घूमती रही और प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने के लिए वो तड़पती रही। पर एक दिन उसके भाग्य ने उसका साथ दिया। आगे देखिए, बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। तो क्या हुआ, एक दिन एक रात को वो ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहां पर नल टूटा हुआ था और वो उसमें से होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। जब वो पृथ्वी में समा गई तो वो पृथ्वी में जब घूम रही थी तो इस बेर के पेड़ के पास पहुंची और वहां पर रुकी। सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा तो अब वो जब कहानी उसको सुना रही थी तो फिर उसने बताया कि वो कैसे इस बेर के पेड़ के पास आई। तो वो वहां रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ अब मैं तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोककर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। तब वो बच्चों कहानी अपनी कैसे ख़त्म करती है, जब वो कहानी इसको बता रही होती कि वो ऐसे इस तरह बेर के पेड़ के पास पहुंची तो वो इतने में क्या हुआ कि सूर्य देवता निकल आते हैं। तो उसने कहा कि बस मेरा अब यहीं तक आपके साथ था, अब सूर्य आ गए हैं, अब मैं तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, अब मुझे यहाँ से जाना होगा और तुम भी मुझे नहीं रोक कर रख सकते हो। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी उसके हाथ पर पड़ी, धीरे धीरे वो उसकी बूंद बनकर उस व्यक्ति की आंखों से ओझल हो गई। तो बच्चों आपने देखा कितनी सुंदर कहानी थी, कितनी रामचंद्र तिवारी जी ने कितनी सुंदर लेख लिखा, विज्ञान से संबंधित बातें भी इसमें आई। तो आपको यह समझकर कितना अच्छा लगा होगा।
आपको विज्ञान के बारे में पाठ के पानी का वाष्पीकरण, कैसे पानी पृथ्वी पर घूमा, पानी ने समुद्र की गहराइयों के बारे में आपको बताया कि समुद्र में क्या क्या है, पेड़ पौधे कैसे बर्फ़ पिघलकर कैसे समुद्र में आती है और कैसे वाष्पीकरण होता है, ये सब आपने इस पाठ में सीखा। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे, प्रश्न अभ्यास करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? तो अब आप बच्चों इसका उत्तर लिखें। लेखक को बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। लेखक को कहाँ पर मिली थी ओस की बूंद? बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। नंबर 2 प्रश्न, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? तो अब बच्चों आप इसका उत्तर लिखें। पेड़ों की जड़ों में निकले रोएं द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना व उनको खा जाना याद करते ही बूंद क्रोध व घृणा से कांप उठी। तो समझ में आया आपको बच्चों? अगला प्रश्न देखिए आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपने पूर्वज पुरखा क्यों कहा? आप इसका उत्तर लिखें। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई, दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ, इसीलिए बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा है। तो समझ में आया बच्चों आपको? जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई, दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ, इसीलिए बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा है। तो समझ में आ गया कि पानी का जन्म कैसे हुआ। अब हम अगला प्रश्न करेंगे। पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों आप लिखिए इसका उत्तर। पानी का जन्म हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। किसी उल्का पिंड के सूर्य से टकराने से सूर्य के टुकड़े कड़े हो गए। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी रूप में उत्पन्न हुआ और इसी ग्रह में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई और दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ। सर्वप्रथम बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रहती है। तत्पश्चात ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हो जाती है।
समुद्र से होती हुई वह गर्म धारा से मिलकर ठोस रूप को त्याग कर जल का रूप धारण कर लेती है। तो समझ आया बच्चों आपको इसका प्रश्न का उत्तर। अब हम आगे प्रश्न पर जाएंगे। हमारा 5वां प्रश्न, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो अब आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। उत्तर लिखिए, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़कर यह पता चलता है कि ओस की बूंद सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर रही थी। किसकी प्रतीक्षा कर रही थी वो? सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर रही थी। समझ में आया आपको? अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न नंबर 6, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ के वातावरण में सदा नमी होती है। क्योंकि वहाँ के वातावरण में क्या होता है? नमी होती है। अब हम अगले प्रश्न पर आएंगे। पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी नहीं पहुंचता है क्योंकि पेड़ की जड़ों व तनों में जाइलम और फ्लोएम नामक वाहिकाएं होती हैं जो पानी की जड़ों से पत्तियों तक पहुंचती हैं। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन कहते हैं। समझ में आया बच्चों आपको? इस प्रक्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन कहते हैं। ये हमारे प्रश्न उत्तर पूरे हुए। अब हम करेंगे भाषा की बात। भाषा की बात में पहला है, किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में वाक्य में दिखाई पड़ते हैं। जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी। जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति जकड़ने वाले हो, कोई वस्तु हो जिसे जकड़ा जाए। इन भूमिकाओं को प्रकृति अलग अलग है। व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों जैसे कर्ता, कर्म, करण आदि से स्पष्ट होती है। अपनी पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार के 5 और उदाहरण खोजकर लिखिए और उन्हें भली भांति परिभाषित कीजिए। तो आप इसका उत्तर देखिए, हम कैसे लिखेंगे। हम आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। तो इसमें पकड़कर जो है वो है संबंध कारक। इस लाइन में पकड़कर है संबंध कारक। अब दूसरा देखिए, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। बड़ी तेजी से जो है वो है अपादान कारक। तेजी से इस लाइन में आएगा, तेजी से अपादान कारक। तीसरा देखिए, मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। तो इसमें मैं जो है वो करता है। क्या है? मैं करता। तो बच्चों समझ आ रहा है आपको ये? अगला आप देखिए, वह चाकू से फल काटकर खाता है। तो चाकू से क्या हो गया? करण कारक। समझ में आया आपको?
अगला देखिए आप, बदलू लाख से चूड़ियां बनाता है। तो लाख से भी क्या आएगा हमारा, करण कारक। तो बच्चों ये थे हमारे भाषा की बात। शब्दार्थ हैं इसमें। सांसद, सांसद का अर्थ होता है बच्चों कठिनाई में पड़ना, बड़ा कष्ट सहना, बड़ा कष्ट या कठिनाई में पड़ना। वर्णातीत, वर्णातीत का अर्थ क्या होता है, जिसका वर्णन न किया जा सके। तो समझ में आया आपको। अब हम बच्चों इस पाठ के अंत में है केवल पढ़ने के लिए। तो अब हम ये पढ़ेंगे केवल पढ़ने के लिए। इसमें हमारी जो है कुछ हमारी पृथ्वी से रिलेटेड पाठ के अंत में आपने देखा होगा, इससे पहले भी कई पाठ के अंत में कुछ आता है पढ़ने योग्य, तो वो हम आपको पढ़ाते हैं। तो बच्चों हम पढ़ते हैं इसमें केवल पढ़ने के लिए, हम पृथ्वी की संतान। तो शुरू करते हैं ये, हम पृथ्वी की संतान। प्रदूषण के महासंकट से निपटने के लिए विश्व भर के राष्ट्रों की एक बैठक 5 जून 1972 को स्टॉकहोम, स्वीडन में हुई थी। इस अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने अभिभाषण में माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वीहा का संदेश दिया था। इस दिवस की स्मृति में ही प्रत्येक वर्ष 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। सन 1992 में रियो डी जनेरो, ब्राजील में एक पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही था, पृथ्वी को बचाओ। प्रकृति एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें 2 प्रकार के मुख्य घटक शामिल हैं, जैविक और अजैविक। तो बच्चों क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पर आपने सुना होगा कि हम हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो वह जो पर्यावरण दिवस है वो सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने शुरू किया था, तो उसमें भाग लिया था। तो उसके बाद हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस हम मनाने लगे। तो इसके बाद जो है जनेरो, ब्राजील के जो हैं रियो डी जनेरो, उन्होंने 1992 में जो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया, उसमें उसको पृथ्वी सम्मेलन जो आयोजित किया गया, उसका एकमात्र उद्देश्य क्या था, पृथ्वी बचाओ। आज के समय में बच्चों आप देखते हो हमारे वातावरण जो है वो कितना दूषित हो चुका है, इतना प्रदूषण फैल चुका है, क्योंकि हर एक घर में इतनी इतनी गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां, इतनी तादाद में फैक्ट्रियों का निर्माण है। तो जिसकी वजह से क्या है कि वातावरण जो है प्रदूषित होता जा रहा है। व्हीकल्स इतने बढ़ गए हैं, जैसे स्कूटी है, कार है, स्कूटर हैं, बाइक्स हैं और बसेस हैं। तो ये सब जितनी तादाद में होंगी उतनी ही तादाद में हमारा वातावरण दूषित होगा। और इसके साथ साथ क्या है कि फैक्ट्रियां हैं वो शहरों से बाहर होनी चाहिए, लेकिन क्या है कि अब देखोगे कई छोटे छोटे मोहल्लों में भी कोई फैक्ट्रियां बन जाती हैं, उनका कूड़ा कचरा ऐसे ही जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा वातावरण दूषित होता है। तो हमारे जो 2 प्रमुख घटक कौन से हैं, जैविक और अजैविक। जैव मंडल का निर्माण भूमि, गगन, वायु, अग्नि, जल नामक 5 तत्वों से होता है। तो जैव मंडल का निर्माण किन 5 तत्वों से होता है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, जल। ये हमारे 5 तत्व हैं जिनसे जैव मंडल बनता है, जिसमें हम छोटे बड़े एवं जैव अजैव विविधताओं के बीच रहते आए हैं। हम क्या रहते आए हैं, छोटे बड़े बहुत से ही जैव और अजैव के बीच में हम रहते आए हैं। इसमें पेड़ पौधे एवं प्राणियों का निश्चित सामंजस्य और सह अस्तित्व है, जिसे समन्वयात्मक रूप से पर्यावरण के विभिन्न
अवयव कहते हैं। पर्यावरण शब्द परि जमा आवरण इन दो शब्दों के योग से बना है। परि और आवरण का सम्यक अर्थ है वह आवरण जो हमें चारों ओर से ढका हुआ है, आवृत किया हुआ है। तो बच्चों, हमारा जो पर्यावरण है वो किन दो शब्दों से मिला हुआ है? परि और आवरण। परि और आवरण का जो अर्थ है वो है वह आवरण जो हमें चारों ओर से ढके हुए है, उसको हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण। प्रकृति और मानव के बीच का मधुर सामंजस्य बढ़ाती जनसंख्या एवं उपभोगी प्रवृत्ति के कारण घोर संकट में है। क्या है बच्चों? प्रकृति पेड़ कटते जा रहे हैं, और क्या है कि जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है। जनसंख्या को बढ़ रही है तो हमें रहने के लिए स्थान चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं? जंगलों को काट रहे हैं, जंगल खत्म कर रहे हैं और पेड़ पौधे खत्म कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या है? हमारी जो प्रकृति है वो घोर संकट में आ रही है। यह असंतुलन प्रकृति के विरुद्ध तीसरे विश्व युद्ध के समान है। विश्व भर में वनों का विनाश, अवैध एवं असंगत उत्खनन, कोयला, पेट्रोल, डीजल के उपयोग में अप्रत्याशित अभिवृद्धि और कल कारखानों के विकास के नाम पर विस्तार मानव सभ्यता को महाविनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखो, जब हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें पेट्रोल भी ज़्यादा चाहिए, डीजल भी ज़्यादा चाहिए, और क्या है, घर भी ज़्यादा चाहिए, और इसके साथ साथ क्या है, हमें फिर रोज़गार भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब बढ़ती जाएंगी तो फिर क्या होगा? हमारा जो विकास है वो, एक तरफ से तो हम विकास कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ से हम अपना ही नुकसान करते जा रहे हैं। हमें सांस लेने में दिक्कत, अब कितनी सारी ऐसी परेशानियां हैं जिनको हमें सहन करना पड़ता है। आगे देखिए, विश्व की प्रसिद्ध नदियां जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, राइन, सीन, मास, टेम्स जैसी नदियां भयानक रूप से प्रदूषित हो चुकी हैं। इनके निकट बसे लोगों का जीवन दुर्भर हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि फैक्ट्रियों का गंदा जो निकलता है रसायन और गंदा धुआं, ये सब कहाँ जाता है? ये सब नदियों में छोड़ दिया जाता है। तो जिससे क्या है कि वो भी प्रदूषित हो गई हैं। हमारा जल, हमारी पवित्र नदियाँ भी जो हैं इन सब चीज़ों को सहन कर रही हैं और दूषित होती जा रही हैं, और इनके आसपास जो गांव हैं या घर हैं, लोग हैं, उनका जीना भी मुश्किल हो गया है। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन गैस की एक मोटी परत है। यह धरती के जीवन की रक्षा कवच है, जिससे सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें रोक ली जाती थी। किंतु पृथ्वी के ऊपर जहरीली गैसों के बादल बढ़ते जाने के कारण सूर्य की अनावश्यक किरणें बाह्य अंतरिक्ष में परिवर्तित नहीं हो पाती, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। इससे छोटे बड़े सभी द्वीपों एवं महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों के डूब जाने का खतरा बढ़ गया है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो बच्चों, क्या है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के पर एक ओजोन गैस की मोटी परत थी, जो कि हमारी धरती में के लोगों के लिए क्या थी? जीवन रक्षा का एक कवच थी, जिससे क्या था कि जो सूर्य से हानिकारक किरणें आती थी वो इसको रोक लेती थी। परंतु अब क्या हुआ? पृथ्वी के ऊपर इतनी जहरीली गैसें हो गई हैं, जिसके कारण जो है सूर्य की किरणों और अंतरिक्ष में जो किरणें, अब जैसे हमारे वो होगा तो एक क्रॉस वेंटिलेशन था, वो तो सब खत्म हो गया। तो इससे क्या है, हमारी पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इससे छोटे बड़े सभी द्वीपों और महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों के डूब जाने का खतरा बढ़ गया है, और इससे क्या हो गया है? हमारा
ग्रीन हाउस प्रभावित हो गया है। यही स्थिति रही तो मुंबई जैसे नगर प्रलय की गोद में समा सकते हैं। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व सभ्यता को अमृत एवं पोषक जल प्रदान करने वाले ग्लेशियर या तो लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अमृत वाहिनी गंगा अपने उद्गम गंगोत्री के मूल स्थान से कई किलोमीटर पीछे खिसक चुकी है। तो बच्चों, आप देख रहे हो कि हमारा कितना पृथ्वी का बुरा हाल होता जा रहा है। ग्लेशियर लुप्त हो रहे हैं या लुप्त होने की कगार पर बढ़ते जा रहे हैं, और जितनी भी हमारी नदियां हैं उनका पानी दूषित होता जा रहा है। अब आप यही देखिए, अमृतवाणी गंगा अपने उद्गम गंगोत्री के मूल स्थान से कितनी पीछे हो चुकी है, मतलब कई किलोमीटर वो अपना स्थान ही छोड़ चुकी है। ये सब किस वजह से हो रहा है? ये सब हमारी प्रकृति के असंतुलन की वजह से हो रहा है। प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी के कारण लाखों लोग शरणार्थी बन चुके हैं। विशेषकर अपने भारत में ही बांधों, कारखानों, हाइड्रो पावर स्टेशनों के बनने के कारण लाखों वनवासी भाई बहन बेघर होकर शरणार्थी बने हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पर कितनी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, आपने देखा है। गुजरात में आई, गुजरात में जब कितना बड़ा भूकंप आया तो कितनी बड़ी त्रासदी हुई। तो उसके कारण क्या है, लोगों के घर टूट गए। अपना घर बनाने के लिए लोगों के पास पैसा ही नहीं था। ऐसे समय समय पर जब त्रासदियाँ आती हैं तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो जिसके कारण लोग जो हैं शरणार्थी बन जाते हैं और इधर उधर रहने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। आगे देखिए, पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही हमें मिलती है। अर्थवेद में लिखा है, माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वी, अर्थात भूमि माता है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। क्या है इसका मतलब? यही है ना कि भूमि जो है हमारी माँ है और हम सब उसके बच्चे हैं। एक जगह यह भी विनय किया गया है, हे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काज न करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुँचे। तो आपने देखा है कई लोग हैं जो पृथ्वी को सुबह उठते ही पृथ्वी को स्पर्श करते हैं कि हम सारा दिन आप पर रहेंगे, तो आप हमारी रक्षा करना, हम आपके बच्चे हैं। ये बहुत लोग प्रार्थना करते हैं जब वो सुबह सोकर उठते हैं। ऐसे ही इसमें भी बताया गया है कि जो हमारी भूमि है वो कितनी अच्छी, मतलब हमारी माँ है, तो हमें उसको प्रणाम करना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे तुम्हें दुख पहुँचे। तो हृदय को आघात पहुंचने का अर्थ है पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों अर्थात पर्यावरण के साथ क्रूर छेड़छाड़ न करना। हमें प्राकृतिक संस्थानों के अप्राकृतिक एवं बेतहाशा दोहन से बचना होगा। तो हमें जो है पृथ्वी के जो ये छेड़छाड़ हो रही है, इन सबको बंद करना चाहिए और प्राकृतिक साधनों को जो हैं हमारे, उनको उनका नुकसान नहीं करना चाहिए। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेवारी ईमानदारी पूर्वक निभाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है। इस दिशा में अनेक आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम पृथ्वी की संतान, इस कथन को चरितार्थ करना होगा। प्रभु नारायण। तो ये प्रभु नारायण द्वारा लिखित एक वो था, पृथ्वी की संतान। इसमें आपने देखा कि आज हम सबको क्या है, अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर जो हमारी
हम सर्वनाश की ओर बढ़ रहे हैं, इससे उबरने के लिए और अच्छे जीवन को जीने के लिए हम सबको एकजुट होकर पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। तभी यह जो लिखा है एक कथ्य की भूमि हमारी माता है और हम इसकी संतान हैं, तभी वो जो है सच साबित होगा। तो बच्चों, आपको समझ में आया ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था ये पढ़ना कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और नदियों को दूषित होने से बचाना चाहिए। कूड़ा करकट एक जगह पर इकट्ठा करना चाहिए, जगह जगह गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। और अगर घर से सभी लोग एक ही जगह जा रहे हैं तो एक ही गाड़ी में जा सकते हैं, तो उन्हें एक गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका हम ध्यान रखकर अपने पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा आपको पाठ? आपको ये पाठ पढ़कर आनंद भी आया होगा और आपने बहुत कुछ इस पाठ से सीखा है। आप सभी बच्चों का धन्यवाद।